हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा, जिसमें हमने बजट को समझा, जो टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का। उसमें हमने टैक्स को समझा, जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। हमने जीएसटी की अवधारणा को समझा और किस कर से कितनी आय हो रही है, सबसे ज्यादा आय किस कर से होती है भारत में, उसको समझा। आज हम इकोनॉमिक्स की उन मूलभूत अवधारणाओं को देखेंगे जो समाज के बेहतर होने के लिए आवश्यक है। तो आज हम देखेंगे गरीबी, बेरोजगारी मुख्यतः, और उसके बाद कुछ सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ सरकारी योजनाओं को तथा विश्व के जो संगठन है उनको देख रहे होंगे, तो कुछ रह जाएंगे यहाँ, कुछ नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं गरीबी से। देखिए, गरीबी, अगर दुनिया में कुछ भी होना अपराध नहीं हो सकता, किंतु गरीब होना एक बहुत बड़ा अपराध है। गरीबी क्या है? गरीबी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आपके पास पर्याप्त धन न हो, गरीबी है। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाता हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वह गरीबी है। तो गरीबी क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना गरीबी है, पॉवर्टी है। पॉवर्टी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? एक व्यक्ति है मुकेश अंबानी, एक व्यक्ति है मान लीजिए बाबा रामदेव, और तीसरे कोई व्यक्ति है मान लीजिए रिक्शा चालक। तो अंबानी के मुकाबले बाबा रामदेव गरीब हैं, और बाबा रामदेव के मुकाबले एक व्यक्ति है रिक्शा वाला, वह गरीब है। बाबा रामदेव का नाम इसलिए नहीं तो वो पतंजलि स्टोर चलाते बाबा, क्योंकि वह तो धन और संपदा से दूर है। किंतु पतंजलि अगर देखें तो कंपनी रिलायंस से छोटी कंपनी है, तो वो गरीब है, और उसके बाद रिक्शा चालक गरीब है। तो सापेक्ष गरीबी क्या? आय की असमानता, आय में जो अंतर है उसको हम समझते हैं सापेक्ष गरीबी से। सापेक्ष गरीबी को दो तरीके से समझा जा सकता है। इसको समझाने के लिए गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज जो कर्व है, पूछा जाता है लॉरेंज कर्व किससे जुड़ा है, तो आप बताएंगे बेरोजगारी से। और किस बेरोजगारी से? तो आप बताएंगे सापेक्ष बेरोजगारी से। लॉरेंज कर्व को अक्सर पूछा जाता है। फिर है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी यदि व्यक्ति के पास धन मौजूद न हो, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो वह एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है, निरपेक्ष गरीबी में आता है। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास रहने के लिए, घर के बनाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो वह क्या है? गरीब है। और गरीब में क्या है? कौन सी गरीबी है? तो निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आप समझ सकते हैं। भारत में गरीबी मापन के लिए देखें तो भारत जब देश आजाद हुआ तो हमारी लगभग 2/3 आबादी गरीबी क्षेत्र में रह रही थी। देश की आजादी के बाद 1962 में पहली बार गरीबी का मापन किया गया, और गरीबी का जो मापन था वो आधार बनाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति एक दिन में कितने भोजन कैलोरी में लेता है, या भोजन में कितने कैलोरी लेता है, इस आधार पर। तो 1962 की रिपोर्ट यह कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति यदि भोजन में 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, तो वह गरीब नहीं है। जबकि शहरी क्षेत्रों में 2250 कैलोरी, कितनी? 2250 कैलोरी यदि वह ले रहा है तो वह गरीब नहीं है। इसी को संशोधित किया गया 1973-74 में। संशोधित करने के बाद इसको ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में वही आधार रहा कि यदि व्यक्ति 2400 कैलोरी भोजन में ले रहा है तो वह गरीब नहीं है।
जबकि शहरी क्षेत्र में घटाकर कितना कर दिया गया, 2100 कैलोरी प्रतिदिन भोजन में अगर कोई व्यक्ति ले रहा है शहर में तो वह गरीब नहीं है। तो वर्तमान आंकड़ा यही चलता है। गांव में अगर देखें 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2008 में गठित हुई, उसने रिपोर्ट दी। यह सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी मापन से जुड़ी हुई है। गरीबी का मापन उन्होंने किया मासिक उपभोग व्यय पर। एक महीने में कोई व्यक्ति कितना अपने ऊपर, अपने खाने के ऊपर खर्च करता है, उस आधार पर गरीबी का मापन किया जाएगा, यह सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है। मासिक उपभोग व्यय को मापने का आधार माना। देश की 37.2% आबादी माना गया 2008 में कि 37.2%, 37% अप्रॉक्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गरीबी रेखा में जीवन जी रही थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में जी रही थी। समझ रहे हैं, 37.2%, जिसमें से अगर देखें शहरी क्षेत्र में 25.7 यानी 25.7%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 41.8%, 41% जनसंख्या। 100 में से 41 लोग गांव में गरीब थे। यह सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है। और सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को योजना आयोग ने माना और योजना आयोग ने गरीबी मापन के लिए एक नया पैमाना दिया। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन आज वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग नाम का एक नया संगठन सामने दिखाई देता है। तो अगर देखें तो योजना आयोग कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 672.8 रुपए, 672.8 रुपीज अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी खाने पर, अपने रहने पर, अपने पीने पर, तो वह गरीब नहीं है। कितना? 672.8 रुपए। जबकि अगर देखें शहरी क्षेत्र में 859.6, 859 रुपए 60 पैसे यदि वह खर्च कर रहा है अपने ऊपर प्रतिमाह, तो वह गरीब नहीं है। इतने छोटे मापक हैं कि इतने में जीवन गुजर बसर करना शायद ही संभव है, किंतु यह आंकड़े देश में अलग ही संकल्पना लिए हुए हैं। गरीबी का ऐसा मापन थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये जितना बता रहे हैं उससे जीवन का गुजर बसर, सर्वाइवल नहीं हो पाता है, यह सामान्य बात है। अगला देखें तो सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या उसी राज्य में जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले अगर राज्य हैं तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। अगर अगला टॉपिक आज का बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यह एक बड़ा इश्यू है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जब कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य न कर रहा हो, जब कोई व्यक्ति सामान्यतः कोई रोजगार न कर रहा हो, जब कोई व्यक्ति कोई नौकरी न कर रहा हो, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल न हो, यानी कि जब व्यक्ति कुछ कार्य न कर रहा हो, कार्य वह जिसके लिए मेहनताना मिलता हो, जिसके लिए वेजेस हो, न मिल रहा हो, तो ऐसी चीज को, ऐसे क्वालिटी को, ऐसे गुण को बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी क्या है? जो उत्पादन कार्य में न हो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी दो तरह की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब वॉलेंट्री अगर देखें हम, अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी। या क्या है? जब व्यक्ति के पास रोजगार हो, रोजगार के साधन हो, उत्पादन करने की ताकत हो, उत्पादन करने की क्षमता हो, मगर वो उत्पादन न करे। जब वो रोजगार हो, रोजगार न करे, तो उसे बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कि वह कार्य करना ही नहीं चाहता, वह उत्पादन करना ही नहीं चाहता, तो वह स्वैच्छिक बेरोजगार है। क्या है? स्वैच्छिक। वह मजबूरियों से नहीं, वो खुद रहना चाहता है बेरोजगार, इसलिए वो बेरोजगार है। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी है कि मान लीजिए एक दिन का मेहनताना 500 रुपए है, जरूरत है 5 लोगों की और 20 लोग खड़े हैं कार्य करने के लिए। तो प्रचलित, अब जरूरत जब 5 लोगों की तो 20 लोगों तो काम पर नहीं लगाया जा सकता, 5 ही लगेंगे, तो 15 लोग रह जाएंगे। तो प्रचलित दर पर अगर जिसको रोजगार न मिले उसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। क्या है अनैच्छिक? प्रचलित दर पर रोजगार का अभाव हो
तो उसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। इसी को खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, खुली बेरोजगारी। और इसी खुली बेरोजगारी में देखें तो एक चीज आती है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात की चर्चा करते हैं। प्रच्छन्न तथा अदृश्य बेरोजगारी है कि किसी उत्पादन कार्य में जरूरत कम लोगों की है और उससे अधिक लोग लग रहे हैं। या फिर दूसरा क्रम हो सकता है कि वहां पर कुछ समय के लिए कार्य हो किंतु उसके बाद कार्य न हो और लोग उसी आस में बैठे हों कि कल कार्य आएगा। इसे भी प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में अगर देखें तो जहां 2 लोगों की आवश्यकता है वहां पूरे परिवार के 5 सदस्य कृषि में लगे हुए हैं। अगर यही 5 सदस्य में से 2 सदस्य कृषि करें और 3 सदस्य बाहर रोजगार करें तो यह ज्यादा उत्पादन, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे मुकाबले इसके कि जो अभी वह वर्तमान में कमा रहे हैं। तो प्रच्छन्न एवं अदृश्य बेरोजगारी है किसी उत्पादन कार्य में जरूरत से अधिक लोगों का लगा रहना प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है और यह कृषि में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को, कुछ है थोड़ी सी। सबसे पहले देखें नरेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कहता है कि गांव के जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। कितने रोजगार दिया जाएगा? पहले 100 था, 120 दिन कर दिया गया है, तो 120 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। यह नरेगा एक्ट के थ्रू दिया जाता है। 2005 में यह कानून आया था और सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 2006 में लागू हुआ। फिर आंध्र प्रदेश के बाद धीरे धीरे इसे पूरे देश में विस्तृत किया गया और पूरे देश की स्थिति पर यह लागू होता है और इसका नाम परिवर्तित होता है और वहां नाम होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और यह 2009 अक्टूबर 2। तो मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में लागू हुआ, नाम परिवर्तित कर दिया गया नरेगा का मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम के ऊपर। और उन्हीं के जन्मदिन या जयंती के दिन इसको लागू किया गया, जो देता है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है कि जहां किसी व्यक्ति ने पढ़ाई को छोड़ दिया है या पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ कौशल सीखना चाहता है जिससे वो कुछ धन कमा सके, अब अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना सर्वाइवल कर सके। उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कुछ स्किल सिखाने की बात हो रही है। क्या है? स्किल डेवलपमेंट, आप में स्किल विकसित करने के लिए। यह योजना 16 जुलाई 2015 को लागू हुई, देश भर में लॉन्च हुई, उद्घाटन हुआ और यह कौशल विकास से जुड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन-वन मिशन, रूरल प्लस अर्बन को बोला जाता है रन-वन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन-वन मिशन अगर देखें 22 फरवरी 2016 और यह जुड़ा हुआ है स्मार्ट ग्राम से, गांव को स्मार्ट करना, पानी की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं देना, स्मार्ट गांव की अवधारणा है, साफ सफाई, यह स्मार्ट गांव का तरीका है। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई। टारगेटेड था कि 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, और जिससे जो महिलाएं हैं वह अपनी आंखों और सांसों की बीमारियों से परेशान न हो, क्योंकि लकड़ी या कोयले से जो महिलाएं खाना बनाती हैं उन्हें आंखों और सांसों संबंधी बीमारियां होती हैं। उससे बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना शुरू की 1 मई को, और यह घरेलू एलपीजी कनेक्शन मुफ्त मुहैया करवाती है। शुरुआत में यह 5 करोड़ लोगों के लिए जुड़ी थी, जो आगे भी जिसे बढ़ाया गया है। अगला है मध्याह्न योजना, मिड डे मील प्लान। स्कूलों में आप देखते हैं कि खाने का एक अलग प्रोसेस है, वहां पर दोपहर में भोजन दिया जाता है बच्चों को जो प्राइमरी और जूनियर स्तर पर पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा तक, उन्हें क्या दिया जाता है? खाना दिया जाता है उनके पोषण के लिए। तो यह ऐसी योजना मध्याह्न योजना, मिड डे मील प्लान है और यह लागू हुई 15 अगस्त 1995 को, स्कूल में पोषण से जुड़ी हुई है।
अगला है स्मार्ट सिटी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यह। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को लागू हुई, जो देश के महत्वपूर्ण और शहरों को उच्च स्तर की सुविधाएं देना, सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की अच्छी सुविधाएं देना क्या कहलाता है? स्मार्ट सिटी योजना। 25 जून 2015 शहरी क्षेत्र का विकास। अगला देखें स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया देखें तो 16 फरवरी 2016 को शुरू हुआ। स्टार्टअप इंडिया कहता है कि नौकरी लेने से अच्छा नौकरी देने वाला बनो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार दीजिए, रोजगार मत लीजिए। आप जब रोजगार लेते हैं तो आपके परिवार का भला होता है। जब यदि किसी को रोजगार देते हैं तो पता नहीं कितने लोगों के घरों का चूल्हा चलता है, कितने लोगों का भला होता है। तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया 16 फरवरी 2016 को, जो जुड़ी हुई है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से, अपने नए रोजगार से। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा और महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें जुड़ी हुई हैं। सीधे परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ है तो उसमें अगर देखें तो गरीबी से क्वेश्चन बना है, इन योजनाओं से क्वेश्चन बना है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनता रहेगा। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।